तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कैसे वोट करेंगे, इसके लिए भी पार्टी अगर रणनीति बनाती तो शायद ये दो बड़े, जिस व्यक्ति ने पार्टी की नींव रखी, आखिर उन्हीं व्यक्ति को कैसे तकनीकी वजहों से ही सही, लेकिन आखिर क्यों वंचित होना पड़ा। पार्टी को तो पता होगा ही ना कि जब हमने ताजपोशी की है, पूर्णकालिक अध्यक्ष कब बनाएंगे तो जरा हम दिल्ली का चुनाव करा लें। कि अब वो बीजेपी नहीं रही जो बीजेपी कभी अटल आडवाणी की बीजेपी थी, मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी थी। अब ये बीजेपी मोदी और शाह की बीजेपी है। और मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 19 जनवरी को नामांकन करेंगे। अगर कोई बीजेपी के दूसरे नेता नामांकन नहीं करते हैं तो नितिन नवीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार हैं। नितिन नवीन बिहार से हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका चुनाव हो रहा है। 19 जनवरी को नामांकन करेंगे। अगर कोई दूसरा नेता नहीं करता है तो निर्विरोध चुने जाएंगे। फिर बिहार से भी पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हाँ, बिहार भाजपा के लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक 45 वर्ष के युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी दी जाएगी। और 19 को तो नामांकन होगा, जिसमें प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री जी होंगे, अमित शाह जी का नाम आ रहा है, राजनाथ सिंह जी बतौर रक्षा मंत्री होंगे। और मुझे लगता है कि निर्विरोध चुनाव हो ही जाएगा, चुन ही लिए जाएंगे और 20 को इसकी घोषणा हो जाएगी। 19 को नामांकन और 20 को चुनाव है, तो 20 को नितिन नवीन जी पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी तो कार्यकालिक अध्यक्ष है ना, पूर्णकालिक हो जाएंगे और एक टेन्योर इनका जो रहेगा 29 तक, उस 3 साल के लिए तो पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे। तो बिहार भाजपा के लिए ही नहीं, नौजवानों के लिए एक बड़ी बात होगी कि 45 साल का एक व्यक्ति, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 41 या 42 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। तो बिहार भाजपा के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहली उपलब्धि होगी जिसमें कोई बिहार का व्यक्ति जो यहाँ के बिहार के मंत्रिमंडल में थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, जिसको बीजेपी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके रूप में ताजपोशी होगी और एक बड़ी जिम्मेवारी से उनको नवाजा जाएगा। मोदी शाह के दौर जब से भाजपा में आया है, बिहार से कोई बड़ा चेहरा केंद्र मतलब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नहीं बनाती थी। अचानक नितिन नवीन को आगे बढ़ा दी है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पिछले जेपी नड्डा के कार्यकाल में हम देखें तो सिर्फ ऋतुराज सिन्हा एक राष्ट्रीय सचिव थे, उसके अलावा कोई बीजेपी के राष्ट्रीय कमेटी में बिहार से था ही नहीं। देखिए, बीजेपी का हर निर्णय बड़े ही रणनीतिक तरीके से सोची समझी हुई होती है और बिहार का प्रतिनिधित्व एक बिहार के एक वैसे नौजवान को उठा करके सीधे राष्ट्रीय फलक पर, और राष्ट्रीय फलक पर ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी देना चौंकाता तो है, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, केरल का चुनाव है, तो एक नौजवानों में जो जिस जेनजी की बात हो रही है उसमें एक मैसेज देना है कि भाजपा न केवल एक अनुभव प्राप्त नेता पर ही दांव लगाती है, बल्कि वैसे नौजवानों पर भी दांव लगाती है जो सांगठनिक तौर पर पार्टी को धार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हों। नितिन नवीन का चयन उसी के तहत हुआ। कई युवा नेताओं के बारे में वहाँ पर एक लिस्टिंग हुई कि जरा इनको भी देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए। तो एक साफ सुथरी छवि का, एक ऊर्जावान और संगठन में ईमानदारी पूर्वक काम करने का और लगातार काम करने का जो रिफ्लेक्शन था वो नितिन नवीन में भारतीय जनता पार्टी को दिखा। इसलिए पृष्ठभूमि उनकी बिहार से जरूर रही, लेकिन जब एक युवा नेता के तौर पर चयन करने की बात हुई कि एक वैसा नेता का युवा में चयन कीजिए जो संगठन को भी समझता हो, सरकार को भी समझता हो, तो नितिन नवीन चूंकि संगठन की भी समझ रखते थे, सरकार में भी ये मंत्रिमंडल के सदस्य लगातार बने हुए थे बिहार में, ये दो अनुभव तो थे। और तीसरा आरएसएस का बैकग्राउंड कि लगा कि नहीं, आरएसएस को भी हम अगर मनाना चाहे, समझाना चाहे, तो उसके लिए कहेंगे कि आप ही के पाठशाला से निकले हुए एक विद्यार्थी को तो मैंने राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो नितिन नवीन का चयन एक बड़ी ही रणनीतिक तरीके से किया गया। हाँ, बिहार के हैं
और बिहार के नौजवानों को और बिहार भाजपा को निश्चित रूप से यह गर्व का विषय है कि बिहार के एक व्यक्ति को पार्टी ने चयनित की राष्ट्रीय अध्यक्ष को तौर पर जिम्मेवारी देने के लिए। इससे बिहार भाजपा में तो एक ऊर्जा का संचार हो ही गया ना, एक उम्मीद बन ही गई कि भले हमारी पृष्ठभूमि बिहार की हो, लेकिन पार्टी और संगठन में हमें बड़े दायित्व भी दिए जा सकते हैं। नीति नवीन के चेहरे पर संघ और भाजपा के बीच में ट्यूनिंग ठीक हो गया है, लेकिन बड़ी वजह यहाँ पर सामने आ रही है कि भाजपा के संस्थापक सदस्य दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इस पर वोट नहीं दे पाएंगे। क्या वजह आपको लग रहा है? देखिए, इसमें कोई राजनीतिक वजह नहीं है, न कोई नाराजगी की वजह है, ये तकनीकी कारण है। पहले मुरली मनोहर जोशी गुजरात से आते थे, वहाँ के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होते थे और तब वो वोटिंग राइट्स उनको मिला हुआ था। मुरली मनोहर जोशी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते थे और वहाँ से इनको वोटिंग का अधिकार मिलता था। लेकिन इधर चीज़ें बदली और ये दोनों को जब से मार्गदर्शक मंडल में डाला गया है, फिर इनको दिल्ली से चुना गया कि नहीं, दिल्ली से ये राष्ट्रीय परिषद के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। हुआ क्या कि दिल्ली में अभी संगठन का चुनाव नहीं हुआ है, तो जब संगठन न मंडल का चुनाव हुआ है, न वहाँ पर प्रदेश का चुनाव हुआ है, न राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हुआ है, स्वाभाविक रूप से जब दोनों लोगों को दिल्ली से रखा गया, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को, और वहाँ से जब चुनाव ही नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है कि ये वोट देने से अपने को वंचित रख लेंगे। क्योंकि दिल्ली पूरा ऐसा नहीं कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, बाकी लोग भी जो वहाँ से चुन करके आते हैं और जिनको वोटिंग राइट्स होता मिलता है, वो लोग भी वंचित हो जाएंगे। हाँ, बीजेपी के लिए और राष्ट्र के लिए तो एक बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को खड़ा किया, जिस व्यक्ति ने ही पार्टी का निर्माण किया, जिन तकनीकी कारणों से भी अगर वो वोट से वंचित रह गए, अध्यक्ष के लिए वोटिंग करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, तो एक सवाल तो है। उनके लिए अगर पार्टी कोई रास्ता निकालती तो शायद हम लोग इस पर आज बात नहीं करते, लेकिन पार्टी ने कोई रास्ता निकाला नहीं और उस तकनीकी कारण का हवाला देते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी को के बारे में बताया गया कि चूंकि वहाँ तो चुनाव ही नहीं दिल्ली में हुआ। पार्टी को तो पता होगा ही ना कि जब हमने ताजपोशी की है, पूर्णकालिक अध्यक्ष कब बनाएंगे, तो जरा हम दिल्ली का चुनाव करा लें। दिल्ली का चुनाव नहीं हुआ, सांगठनिक चुनाव जिन कारणों से भी नहीं हुआ, तो जब नहीं हुआ तो फिर तो राष्ट्रीय परिषद के ये सदस्य चयनित हुए नहीं, और जब चयनित नहीं हुए तो फिर ये वोटिंग राइट से वंचित रह गए। ये एक तकनीकी पक्ष है, लेकिन पार्टी का पक्ष है कि पार्टी तो निर्णय लेते रहती है। अब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के लिए या कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए कहीं तो रणनीति बनी होगी, फिर इनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने के लिए भी रणनीति बनी होगी। तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कैसे वोट करेंगे, इसके लिए भी पार्टी अगर रणनीति बनाती तो शायद ये दो बड़े जो नेता जिन्होंने इस पेड़ को जो इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है, उसकी नींव रखी थी, उसके बीज डाली थी इस पार्टी का, वो वंचित नहीं रहते। जैसे ही नितिन नवीन का चेहरा सामने आया कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, कांग्रेस और विरोधी जो हैं वो तो कहने लगे कि वो मोदी और शाह के रबर स्टाम्प है। अब आडवाणी जी और जोशी जी वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी तो अब विरोधी कुछ अपनी ओर से तो नितिन नवीन और भाजपा पर आरोप लगा ही सकते हैं। नहीं, मोदी और अमित शाह जी का तो एज चल ही रहा है ना। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का युग तो समाप्त हो गया। वो कांग्रेस कहे न कहे, चीज़ें तो साफ दिखती है जिस तरह से ये दोनों रणनीति बनाते हैं, जिस तरह से चाहे वो पार्टी में निर्णय हो या सरकार में निर्णय हो, तो इतनी बात तो तय है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो कांग्रेस के आरोप हैं कि अब पार्टी में जो इनके बड़े नेता हैं, वो बड़े नेताओं की अब कोई चलती नहीं है। अब सारे निर्णय शाह और मोदी ही लेते हैं और उसी के तहत इनको वंचित कर दिया गया, वोटिंग राइट से भी इनको वंचित कर दिया गया। तो विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा और ये सवाल मौजूद भी है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी की नींव रखी, आखिर उन्हीं व्यक्ति को कैसे तकनीकी वजहों से ही सही, लेकिन आखिर क्यों वंचित होना पड़ा। तो पार्टी के ये लोग भीष्म पितामह हैं और भीष्म पितामह को ही अगर वोटिंग राइट से वंचित किया जाए तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका तो देता है कि अब वो बीजेपी नहीं रही जो बीजेपी कभी अटल आडवाणी की बीजेपी थी, मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी थी। अब ये बीजेपी मोदी और शाह की बीजेपी है
और जहाँ तक रबर स्टाम्प की बात आप कर रहे हैं कि क्या रबर स्टाम्प की तरह ये काम करेंगे, ये तो इनके कार्यकाल में समझ में बात आएगी। हाँ, अभी तक जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तो कुछ वैसा नहीं दिखा कि नितिन नवीन कोई ऐसी बात कर रहे हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष के बाद देखते हैं इनका जो 3 साल का पार्टी कार्यकाल रखती है अपने अध्यक्ष के लिए, इसमें संगठन को लेकर के कितना ये धारदार तरीके से काम करते हैं। 29 में चुनाव भी है लोकसभा का, अभी कई राज्यों में चुनाव तो इसी साल है, 26 में ही है। तो राज्य का चुनाव, केंद्र का चुनाव में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की अगर भूमिका कहीं दिखती है, तब तो हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं वो सारे फैसले अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी लेते हैं और बस ये मुहर लगाते हैं उस पर, तो बिल्कुल जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको लेकर के विपक्ष सवाल उठाते रही है, इस पर तो मुहर लगेगी कि नितिन नवीन अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, बल्कि सारे निर्णय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के होते हैं और उसी निर्णय पर ये मुहर लगाते हैं। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हमने इस वीडियो में चर्चा किया है कि भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। इसके वजह क्या थी, इन सभी मुद्दों को लेकर हमने इस वीडियो में बातचीत की है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे और संभवतः निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 नेशन के साथ।